नमस्कार। द बोनस के खास शो शक्ति की समृद्धि में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल चैरत। घर चलाना सिर्फ रोजमर्रा के खर्चे पूरे करने का काम नहीं है, बल्कि एक फाइनेंशियल प्लानिंग भी है। अक्सर महिलाएं घर का पूरा हिसाब किताब तो रखती हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसे और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? तो आज के शो में हम बात करेंगे कि कैसे महिलाएं घर का बजट बना सकती हैं और अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकती हैं। तो आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार घर का बजट बनाने की जरूरत क्यों है, बजट बनाते हुए आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, बजट और निवेश की आदत आप कैसे डाल सकती हैं, इमरजेंसी फंड क्या है और आप कैसे बना सकती हैं, और कुछ आसान टिप्स आपको देंगे जो हर गृहिणी अपना सकती है। तो शो में हम आपके लिए सवाल उठाएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली की पूजा सिंह की कहानी पर गौर करते हैं। दिल्ली की पूजा सिंह ने लॉकडाउन के दौरान जब अपनी नौकरी खोई तो घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। तब उन्होंने एक डायरी में अपने हर महीने के खर्च और इनकम का हिसाब रखना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले गैर जरूरी खर्चे बंद किए और किराने का बजट भी फिक्स किया। पूजा ने बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस के लिए अलग से फंड रखा और इमरजेंसी के लिए 1000 की हर महीने सेविंग शुरू की। आज पूजा की बजट प्लानिंग से घर आराम से चल रहा है और उनके पास 60,000 की इमरजेंसी सेविंग भी है। तो देखा आपने कि पूजा की मुश्किलों का हल जो था वो बजट के साथ निकल गया था। ऐसे ही आप अपनी मुश्किलें भी हल कर सकती हैं और कैसे आप अपने घर का बजट बना सकती हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं CFP निशा सांघवी, जो डायरेक्टर और को फाउंडर है प्रोमोर फिनटेक की। निशा जी के बारे में आपको बता देती हूँ कि महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग और बजट मैनेजमेंट की एक्सपर्ट हैं। तो निशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। हेलो पल्लवी, थैंक यू सो मच। तो निशा जी, आज का टॉपिक बड़ा ही दिलचस्प है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं बजट की, लेकिन ये बजट देश का नहीं है बल्कि आपके अपने घर का बजट है। तो निशा जी, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि घर का बजट बनाने के लिए महिलाओं को क्यों आगे आना चाहिए? वो कैसे एक बेहतर होम मिनिस्टर बन सकती हैं? पल्लवी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब भी हम बात करते हैं बजट की तो हमें माइंड में हमेशा होता है कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वो हर साल फरवरी में बजट देते हैं और हम उस पर फोकस करने की ट्राई करते हैं। बट सबसे ज़रूरी होता है हमारे खुद के घर का बजट, कि बजट करते वक्त बजट क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये ज़रूरी है बिकॉज इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ही आपको पता होता है। कैश फ्लो में खर्च कितना होगा और इनकम कितना होगा। खर्च शायद आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे होंगे अगर ठीक से मैनेज नहीं कर रहे हैं, बट जब ही सैलरी आ रही है तो पता है कि पोस्ट टैक्स कितनी इनकम आने वाली है। बिल्कुल, सैलरी आती है, आपको ये पता लग जाता है पोस्ट टैक्स आपकी कितनी इनकम आएगी और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना बजट जो है वो बना सकते हैं। लेकिन निशा जी, महिलाओं को बजट की आदत जो है वो हमेशा से होती है, क्योंकि हमेशा जो है हमें सिखाया जाता है कि भाई अगर 1 रुपया भी कमा रहे हो तो कम से कम 50 पैसे की बचत जो है वो तुम्हें ज़रूर करनी चाहिए। बचपन से हर महिला को ये बताया जाता है। तो आप क्या सलाह देंगी कि महिलाएं जो हैं वो जो बचत करती हैं, वो जो पैसा सेव करके रखती है सेविंग अकाउंट में या फिर आटे की बर्नी में, उसमें से वो निवेश की आदत जो है वो कैसे डेवलप कर सकती हैं? पल्लवी, हर भारतीय महिला ये उनके जेनेटिक्स में है कि सेविंग्स कैसे करते हैं। क्योंकि हमने पहले भी देखा है, हमारी दादी, हमारी नानी या परदादी पर नानी जो भी है, जितनी भी लेडीज या हमारी मम्मी, ये सारे ही लोग जो है कहीं ना कहीं आटे के डिब्बे में, जैसे आपने बहुत राइटली कहा, ये पैसे कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली बचाते थे। अगर डिमोनेटाइजेशन नहीं होता तो इतना सारा कैश भी बाहर नहीं आता महिलाओं की तरफ से। तो हमें सेविंग्स करना आता है, लेकिन हम कहेंगे कि ट्रेडिशनल फॉर्मेट में हमें सेविंग्स करना आता है। उसे स्मार्ट सेविंग कैसे करेंगे ये सीखना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे हमने रेशियो पूछा कि निशा बताइए कि कितना हमें सेव करना चाहिए, तो कम से कम 30%, जो अगर मान लीजिए आपका इनकम 100 रुपया है तो 30 रुपया कम से कम आपको सेव करके इन्वेस्ट करना ज़रूरी है।
ठीक है, तो 30% जो है आपको कम से कम सेविंग्स में ज़रूर रखना चाहिए, निशा जी ने कहा है। वैसे भी ये फॉर्मूला कहता ही है कि 30% जब आप सेव करते हैं ना, तो आड़े वक्त में ये आपके काम आ सकता है। लेकिन निशा जी, यहाँ पर मैं ये भी समझना चाहूँगी कि जब हम बजट बनाने की बात कर रहे हैं कि आपको आपके घर का बजट बनाना चाहिए, उसमें एक सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको अपने घर के बजट में से कुछ पैसा जो है इमरजेंसी फंड के लिए जो है वो रखना चाहिए। तो इमरजेंसी फंड जो है वो कितना ज़रूरी हो जाता है, महिलाएं कैसे बना सकती हैं इमरजेंसी फंड, कितना पैसा जो है इमरजेंसी फंड में पार्क करके रखना चाहिए? पल्लवी, इमरजेंसी फंड ये फाइनेंशियल प्लानिंग का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है। जब भी हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए? कम से कम लिविंग एक्सपेंसेस का 6 से 9 महीने का जो पैसा है वो ग्रेजुअली आपको इमरजेंसी फंड में बनाना चाहिए। ये इमरजेंसी फंड इसलिए बनाना है कि मान लीजिए कि सैलरी बंद हो गई, कोई अर्जेंट बीमारी आ गई, या कहीं गांव जाना पड़े इमरजेंसी में कोई रीजन की वजह से, तो ये सारे सिचुएशन में अगर आपने इमरजेंसी फंड बनाया है तो उस पल ये इमरजेंसी फंड आपके काम आ जाता है। तो ये जैसे हमने कह दिया कि आपका 6 to 9 मंथ्स का लिविंग एक्सपेंसेस, तो ये लिविंग एक्सपेंसेस में क्या चीजें आएगी, जैसे कि आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट, मोबाइल रिचार्ज, टीवी रिचार्ज, आपका जो खाने पीने का खर्च है, सब्जी तरकारी का जो खर्च है, ये सारी चीजें जो है, या मेडिसिन है, इंश्योरेंस प्रीमियम्स है, ये सारी चीजें लिविंग एक्सपेंसेस में काउंट होता है। तो इसका महीने का अगर आपने काउंट किया है तो इन सबको मल्टीप्लाई करना है 6 से या 9 से, तो इससे बनेगा आपका इमरजेंसी कॉर्पस। और ये इमरजेंसी कॉर्पस कहाँ रखना है? इसे कॉम्बिनेशन कैश में घर पे अपने तिजोरी में, आपके सेविंग्स अकाउंट में, या एक आप बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट है बैंक्स के तरफ से, उसे कहते हैं स्वीप फिक्स डिपॉजिट, SWEEP। ये स्वीप फिक्स डिपॉजिट जो है, ये बिकॉज ये इमरजेंसी है तो हम इसे मार्केट में नहीं लगा सकते, तो ज्यादा रिटर्न नहीं बनेंगे। बट उसी में से भी हमें ज्यादा रिटर्न अगर बनाना है पल्लवी, तो हमें ऑप्शन है स्वीप फिक्स डिपॉजिट का। तो ये स्वीप फिक्स डिपॉजिट में आपको अपने बैंक में जाके एक फॉर्म भरना पड़ता है और कहना पड़ता है कि सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस जब भी ये थ्रेशोल्ड अमाउंट को क्रॉस करेगा, इसका मतलब है मान लीजिए 5,000 के ऊपर जब भी मेरे अकाउंट की बैलेंस होगी, तो वो बैलेंस ऑटोमेटिकली स्वीप फिक्स डिपॉजिट में चला जाएगा। तो यहाँ आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं कि निशा, फिक्स डिपॉजिट और स्वीप फिक्स डिपॉजिट में क्या फर्क है? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो बैंक्स के साथ है, लेकिन बैंक इसे प्रमोट नहीं करती है, क्योंकि बैंक को चाहिए कि आप पैसे बैंक अकाउंट में ही रखिए। ये इसलिए करना चाहिए, जब आप एक फिक्स डिपॉजिट करते हो 1 साल के लिए और उसको बीच में तोड़ देते हो तो आपको पेनल्टी लग जाती है और आपका इंटरेस्ट भी ज्यादा बनता नहीं है। और ये आप वही पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हो तो एक फाइनेंशियल फ्रॉड होने का डर लगा रहता है, प्लस आप अगर बहुत ज्यादा खर्च करते हो, खर्च कर देने का भी डर लगा रहता है। और तीसरी बात, इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ 2.75% ही मिलेगा। तो 1 ईयर FD में डर है कि आपको कुछ ना मिले अगर इमरजेंसी में तोड़ना पड़े, और सेविंग्स में रख नहीं सकते। तो बेस्ट ऑप्शन है स्वीप फिक्स डिपॉजिट। स्वीप FD में आप जब भी निवेश करेंगे, सेविंग से ज्यादा मिलेगा और बैंक 1 ईयर FD से कम मिलेगा। तो ये तकरीबन आज के दिन में 5% के रेंज में सारे बैंक इसका इंटरेस्ट देते हैं, क्योंकि इमरजेंसी है, आएगी तभी हमें यूज करना है, वरना तो ये पैसा बनता रहेगा। ठीक है, तो इमरजेंसी फंड को रखने का बहुत अच्छा तरीका जो है निशा जी आज आपने बताया है। स्वीप FD में जो है वो आप रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, आपको क्या करना है, अपने बैंक के पास जाना और इसके बारे में डिटेल्स लेनी है और आप भी अपनी स्वीप FD शुरू करा सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है निशा जी, ये इस बारे में जो है हम ज़रूर डेफिनेटली एक बार आपके साथ पूरा एक शो भी करेंगे, ताकि हम अपने तमाम दर्शकों को इसके बारे में सब कुछ A to Z जो पूरी जानकारी है वो दे सकें। खैर, इस बीच में हमारे साथ हमारे दर्शकों के सवालों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, तो एक सवाल ले लेते हैं। सबसे पहले गोरखपुर से नीता वर्मा का, ये कह रही है कि मैं गृहिणी हूं और मेरे पास कोई नियमित इनकम नहीं है, तो ऐसे में मैं अपने घर का बजट कैसे बना सकती हूं? तो निशा जी क्या सलाह देंगी आप नीता जी को? अगर नीता जी नियमित इनकम नहीं है, लेकिन आपको पता है कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, मान लीजिए कि अगर आप कंसल्टेंट जॉब करते हो तो आपको शायद इनकम नियमित नहीं आएगी, लेकिन जब भी आएगी आपको पता है कि
जब पहले पैसे आएंगे तो आपको कहाँ कहाँ उसे रखने हैं या कैसे उसे यूज करने हैं। इसलिए आपको पहले अपना खर्चा कितना है, जीने के लिए कितने पैसे लगते हैं, लग्जरी और लाइफस्टाइल एक्सपेंस की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो और एक चीज पल्लवी मैं बताना भूल गई, जब जी। भी हम बजट की बात करते हैं तो बजट बनाते वक्त 3 चीजों में उसको बाइफरकेट करना है। ठीक एक है है। लिविंग एक्सपेंसेस जिसकी हमने बात की, दूसरी है लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस के नए कपड़े खरीदने हैं, नया मेकअप का सामान खरीदना है, या जो भी लग्जरियस जो हमें नीड से ज्यादा मतलब मुझे चाहिए ही, वांट है वो, ठीक है। बिल्कुल। और तीसरी बकेट जो होती है वो है वेरिएबल या डिजायरस, कि हमें डिजायर है वो चीज लेने की। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे एक फोन खरीदना है, ठीक ठीक है, है। तो नीड क्या है, फोन है, वांट क्या है, स्मार्टफोन, और डिजायर क्या है, आईफोन, ठीक है। तो ठीक है। नीड पे फोकस करना है पहले, फिर वांट पे आएंगे और फिर डिजायर पे जाएंगे। तो ये सेम वे हमारे जो ये इन्वेस्टर जिन्होंने ये सवाल हमें पूछा है, ये उसका यही सीधा सरल जवाब है। आप अपना कैश फ्लो, आपको खर्च कितने करने पड़ते हैं जीने के लिए, वो पैसा आप उसका टोटल कीजिए, और जब भी नेक्स्ट आपका इनकम आएगा तो आपको उसको ऐसे बाइफोकेट करने की, जीने के लिए 6 महीने की इमरजेंसी कॉर्पस होनी चाहिए, बिल्कुल। आज का भी जीने का खर्चा स्पेंड करना है, और आपको फ्यूचर के लिए भी थोड़ा निवेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत आपने सिंपल तरीका बता दिया है। 3 कैटेगरीज आपको बनानी है, नीड, वांट और डिज़ायर। नीड क्या है, जो आपकी ज़रूरत है, वांट जो आप चाहते हैं, और डिज़ायर थोड़ी सी लग्जूरियस टाइप की आइटम्स में भी आ सकता है। तो आप जब ये कैटेगरी बना लेंगी तो आपकी ज़िंदगी की जितनी परेशानियां मुझे लगता है बहुत आसानी से जो है हल हो जाएंगी। तो ये राय जो है मेरी भी और निशा जी की सभी महिलाओं को रहेंगी कि आज ये आप ये 3 कैटेगरी बनाइए और देखिए कि आपकी कौन सी चीज़ जो है वो किस कैटेगरी के अंडर फॉल करती है। खैर, अगला सवाल लेते हैं इंदौर से सोनाली शाह का। ये कह रही है कि हर महीने सैलरी आते ही खर्च हो जाती है, तो बचत मैं कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा है इन्हें शायद से। निशा जी, तो आप इन्हें क्या सलाह देंगे? और मुझे लगता है जो सोनाली जी की दिक्कत है ना, वो बहुत सी महिलाओं की भी दिक्कत होगी कि जैसे ही सैलरी आती है आते ही खर्च हो जाती है, क्योंकि EMI बंधी होती है, कुछ पैसा जो है वो बच्चों की स्कूल फीस में चला जाता है। तो ऐसे में बचत जो है वो कैसे की जा सकती है? ये आज के जमाने के सबकी प्रॉब्लम है। पैसा हमेशा कम लगता है, जितना भी आप कमा लो वो लगता है कि कमी है, हमें ज्यादा मिलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको ये देखना है, पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं। यू हैव टू स्टिक टू बजट। मैं पल्लवी, मैं ये एक पॉइंट आउट करना चाहूंगी हमारे दर्शकों को कि पहले के जमाने में पैसे कम क्यों नहीं पड़ते थे, क्योंकि हमारे मम्मी पापा के पास एक एक पाई का हिसाब था। मम्मी की डायरियां आप हम खोल के देखते हैं, हमारे पास आज भी वो दिखती है कि मम्मी ने हर चीज का हर हिसाब लिखा है। पापा ने मिडिल ऑफ द मंथ भी पूछ लिया ना कि तुम्हारे पास कुछ पैसे बचे हैं, तो मम्मी के पास ऑन द टिप्स उसका जवाब था कि कितने पैसे हैं। तो हम लिखना भूल गए हैं बिकॉज हम डिजिटल वर्ल्ड में जीते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर जब भी ये दिक्कत आने लगती है या दिक्कत बढ़ने लगती है, कम पैसे फील होते हैं, तो यू हैव टू गो बैक टू बेसिक। आपको लिखना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा, और उसी से ही आपको पता चलेगा कि आप पैसे। पल्लवी, ये क्लासिक एग्जाम्पल है, जैसे ये सोनाली जी ने पूछा है, कहते कि कुक आती है खाना बनाने के लिए, तो हम ग्रोसरी और वेजिटेबल्स में भी पैसा खर्च कर रहे हैं, और हम महीने के अंत में देखेंगे तो जोमेटो और स्विगी जो हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, खाना मंगाते हैं पार्सल से, तो उसका भी पैसा जा रहा है। तो हमने एक बार ये एक एक्सरसाइज की थी क्लाइंट के साथ, तो हमें पता चला कि कुक और ग्रोसरी के पैसे हैं वो 8,000 स्पेंड कर रहे हैं महीना जी। और ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जब वो खाना मंगा रहे हैं, डिस्पाइट घर पे खाना बन रहा है, तो उसके पैसे 20,000 रुपए है। तो ये लिखना, अगर आप लिखोगे 2-3 हफ्ते, सिर्फ शुरुआत कीजिए, 1 हफ्ता पहले लिखिए, दूसरे हफ्ते लिखिए, तीसरे हफ्ते आपको ऑटोमेटिकली जजमेंट आ जाएगा कि मुझे ये पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगेन गोइंग बैक, नीड, वांट एंड डिजायर पे ब्रेकअप करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि डू आई रियली नीड इट। ठीक है, तो नीड, वांट, डिजायर पे आपको ब्रेकअप करना है, लिख कर रखना है। जी हाँ, निशा जी ने जो फॉर्मूला दिया है ना सबसे पहला बजट का, वो आपको ध्यान रखना है। ये तो आप बेसिक बना लीजिए, जो खर्चे आप लिख रहे हैं ना उसको लिखते, जो आप कर रहे हैं उसको लिखते जाइए, उससे आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे आप कितना खर्च कर रहे हैं। तो मैं तमाम दर्शकों से गुजारिश करूँगी, शो पूरा ध्यान से देखिए, बहुत काम का शो ये है। और अब से कुछ देर में मेरी एक सहयोगी दिव्या भी हमारे साथ जुड़ेंगी, जो आपको ना एक पूरा बजट का शीट बना के एक दिखाएंगी कि भाई
आपको अपना बजट कैसे बनाना है। तो दिव्या कुछ देर में हमारे साथ जुड़ी रहेंगी, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि दिव्या भी बहुत ज़बरदस्त एक शीट लेके आ रही हैं। लेकिन इस बीच में एक सवाल और ले लेते हैं पटना से रीना गुप्ता का। ये कह रही है कि मैंने बजट बनाया है लेकिन मैं उसे फॉलो नहीं कर पाती हूँ, तो क्या आसान तरीका है जिससे मैं अपने बजट को जो है फॉलो कर पाऊँ? ये तो निशा जी मुझे लगता है सबके साथ दिक्कत होती है, क्योंकि हम बजट बनाने की हर महीने कोशिश करते हैं कि अच्छा ये मेरी इतनी खर्चे हैं, मैं इसी खर्चों के अंदर अपने आप को लिमिट कर दूं। लेकिन जब हम महीने के आखिर में उसको क्रॉस चेक करते हैं ना, तो हमेशा पाते हैं कि उस खर्चों से हम एक्सीड कर चुके हैं। तो ये क्या करें, कैसे करें कि भाई हम जो लिमिट है हमारी उसी के अंदर जो अपना घर चला पाएं? ये दो इम्पॉर्टेंट चीजें मैं कहना चाहूंगी कि चलो बहुत बढ़िया आपने बजट बनाया। तो बजट हमेशा जब भी आप सेट करोगे, जैसे हम गोल्स की बात करते हैं कि मतलब आप रातों रात नहीं कह सकते कि मुझे ये महीने 20 किलो कम करना है, वो नहीं होगा। फिर आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे कि मेरा गोल अचीव नहीं हो रहा है। तो आपके गोल्स या जो आपके बजट है वो रियलिस्टिक होना चाहिए कि सच्ची में आप उसे अचीव कर पाओगे। तो रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। आपके पास पता है कि सैलरी कितनी आने वाली है, तो ये भी समझना जरूरी है। प्लस हम हर चीज यूपीआई करते हैं बिकॉज इट्स सो इजी। तो थोड़े दिनों के लिए यूपीआई यूज करना बंद कीजिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो उसको भी यूज करना बंद कीजिए और हार्ड कैश यूज कीजिए। बिलीव मी, जब अपने हाथ से हार्ड कैश हम देते हैं ना तो ऑटोमेटिकली कम खर्च होता है। तो मेरे हिसाब से ये 3-4 टिप्स है, अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने बजट को स्टिक होके फॉलो कर पाएंगे। निशा जी की बात से मैं वाकिफ रखती हूँ। यहाँ पर मैं एक पर्सनल छोटा सा एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ, क्योंकि अब आपने सही बताया कि हम लोग बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड और यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे पहले जब तक यूपीआई और क्रेडिट कार्ड ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होते थे तो मैंने भी अपने घर पे छोटे छोटे पैकेट्स बनाए थे जिस पे मैंने लिखा हुआ था कि वो किस चीज़ के खर्चे के लिए, और उसमें हार्ड कैश होता था। तो महीने के आखिर में मुझे पता लग जाता था कि मैंने ग्रोसरी में कितना एक्स्ट्रा खर्च किया है और वो मुझे कहाँ से कंपनसेट करना है। लेकिन अब आपने सही कहा है कि चूंकि हम यूपीआई करते हैं तो हमारे पास हिसाब किताब नहीं रखते हैं। खैर निशा जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, बड़ी दिलचस्प हमारी चर्चा चल रही है। लेकिन इस बीच में मैंने जैसे हमारे तमाम दर्शकों को बताया था कि मेरी सहयोगी दिव्या जो है वो हमारे साथ जुड़ने वाली है। दिव्या जो है वो आपको ये बताएंगी कि कैसे आप अपने बजट का लेखा जोखा बना सकते हैं। बजट का लेखा जोखा बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जैसा कि निशा जी ने आपको बताया कि जब तक आप जो है लिखेंगे ही नहीं कि कहाँ पे आप कितना खर्च कर रही हैं, शायद आप नहीं जान पाएंगे कि कैसे आप अपने बजट्स को एक्सीड करती जा रही हैं। इसलिए दिव्या जो आपको बताने जा रही है इसको ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद हम वापस निशा जी के पास चलेंगे और इस बारे में और अधिक चर्चा करेंगे। तो दिव्या के पास अभी चलते हैं। जी पल्लवी जी, घर का बजट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बजट नहीं बनाएंगे तो कहीं भी खोकर रह जाएंगे। ऐसे में हम आपके लिए एक एग्जाम्पल लेकर आए हैं। एक अनुमानित हमने इनकम रखी है घर वालों की, किस हिसाब से पैसे घर में आते हैं और कहाँ कहाँ आप उन्हें कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। चलिए, मान लीजिए आपके घर में 2 अर्निंग लोग हैं, 2 लोग कमाई करते हैं, 2 लोगों की सैलरी आती है हर महीने। उसमें से सपोज करिए पति या पत्नी किसी में से भी एक की कमाई है महीने की 70,000 रुपये और दूसरे की कमाई है 30,000 रुपये। इसके अलावा जो अतिरिक्त कमाई है, यानी कि मान लीजिए कहीं से आपका रेंट आ रहा है या कहीं से कोई रिटर्न आ रहा है, कोई इंटरेस्ट रेट आ रहा है, तो 10,000 रुपये वो भी महीने के महीने आ रहे हैं। तो 70 + 30 + 10 1,10,000 रुपये महीने के घर के अंदर आ रहे हैं। अब इसमें से ज़रूरी खर्चे क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ ये पैसे जा रहे हैं, इस पे बात करते हैं। नहीं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि घर का जो बजट है उसमें आप बचत कहाँ कर सकते हैं। आप इस 1,10,000 रुपये में से मान लीजिए कि आपकी सिप चल रही है महीने की 20,000 रुपये की, तो 20,000 रुपये आपके वहाँ चले गए। इसके अलावा इमरजेंसी फ़ंड बनाना बहुत ज़रूरी है। हर कोई यही एडवाइस आपको करता है कि एक इमरजेंसी फ़ंड इन्वेस्टमेंट के अलावा भी आपके पास होना चाहिए। तो मान लीजिए उसमें आप 10,000 रुपये महीने के जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो कुल बचत हो गई वो 30,000 रुपये की हो गई। 1,10,000 में से 30,000 आपकी कुल बचत हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं कि जो आपके ज़रूरी खर्च हैं महीने के महीने वो क्या हैं। ज़रूरी खर्चों की अगर बात करें तो लोन की मान लीजिए EMI जा रही है 25,000 रुपये महीने की। इसके अलावा आपका किराया जा रहा है 15,000 रुपये का महीने का। इंश्योरेंस ले रखा है कोई, तो उस इंश्योरेंस का प्रीमियम है या कोई भी ऐसा खर्चा है वो जा रहा है
5,000 रुपये महीने का। स्कूल की फीस है बच्चों की अगर, तो वो भी कट रही है 10,000 रुपये की। किराने का सामान आ जाता है तो वो भी 15,000 उसमें लग जाते हैं। तो कुल मिला के जो आपके ये ज़रूरी खर्चे हैं जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये आपके 70,000 रुपये हो गए हैं। 1,10,000 में से 30,000 बचत हो गई, 70,000 रुपये के आपके ज़रूरी खर्चे हो गए। आगे बढ़े तो अब बात करते हैं गैर ज़रूरी खर्चों की। मनोरंजन, यानी कि आप पिक्चर देखने जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, फिल्म देखने एंजॉय करने फैमिली के साथ, तो उसमें महीने के अनुमानित 3,000 रुपये आपने खर्च कर दिए। इसके अलावा बाहर का खाना आजकल बहुत ट्रेंड में है, बहुत लोग बाहर खाना पसंद करते हैं, तो 2,000 रुपये मान लीजिए महीने के आपने बाहर के खाने पे खर्च कर दिए। इसके अलावा कोई त्यौहार आ गया, मान लीजिए कोई ऐसा इवेंट आ गया बीच में, या फिर किसी की शादी का इन्विटेशन आ गया, आपको वहाँ गिफ्ट देना है, तो 3,000 रुपये एक महीने में आपके वहाँ भी खर्च हो गए। इसके अलावा मिसलेनियस खर्चे हैं जो आपको पता नहीं लगते, जो यहाँ वहाँ खर्च हो जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों में, वहाँ पे भी 2,000 रुपये खर्च हो गए। तो आपके जो गैर ज़रूरी खर्चे हैं उनका खर्चा हो गया 10,000 रुपये। तो इस तरीके से आपके घर में जो इनकम आई 1,10,000 रुपये, उसे पूरी तरीके से डिवाइड करिए आपके ज़रूरी खर्चों में, आपकी बचत में। बचत बहुत ज़रूरी है, और आपके गैर ज़रूरी खर्चे भी कहाँ हो रहे हैं इसका अंदाज़ा भी आपको होना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि उन खर्चों को आप लिमिट से लिमिट करें। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या आपका। आपने बड़े अच्छे से जो है हमारे दर्शकों को समझा दिया कि अगर वो भी बजट बनाने जा रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि मैं घर का बजट कैसे बनाऊं, तो देखिए दिव्या ने कितना आसानी से जो है आपको एक पूरा स्ट्रक्चर बना के दे दिया। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो है ये देखना है कि आपकी कमाई कितनी आ रही है, उसके बाद जो है आपको गैर ज़रूरी खर्चे, ज़रूरी खर्चे, बचत वगैरह जो है वो सब में चीज़ें डिवाइड कर देनी है। निशा जी के पास वापस चलते हैं। निशा जी, दिव्या ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। दिव्या ने क्या किया कि सबसे पहले जो कॉलम दिखाया वो दिखाया बचत का। हम अक्सर क्या करते हैं कि पहले जब भी हम कमाई देखते हैं ना, तो उसके बाद कहते हैं कि हाँ मुझे क्या क्या खर्चे करने हैं और जो पैसा बच जाएगा वो मैं बचत में डाल दूंगा। जबकि कहा यह जाता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में एक बेसिक रूल ये है कि पहले आप ये देखिए आप कितनी बचत कर रहे हैं, और उसके बाद जितना पैसा आपका बच जाएगा उसमें आपको अपने खर्चे जो हैं चलाने चाहिए। तो ये बेसिक रूल जो भूल जाते हैं उनको दिव्या ने बड़े अच्छे से आज जो है ये याद दिला दिया है। पल्लवी, ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल बताया है उन्होंने। मेरे हिसाब से भी ये बहुत ही दैट्स द बेस्ट वे टू डील विथ इट, क्योंकि पता है कि अगर बचेंगे पैसे तो खर्च करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसे बचेंगे तो निवेश करेंगे, क्योंकि निवेश तो बहुत जरूरी है। तो पल्लवी, वॉरेन बफेट जी का भी एक फेमस कोट है, डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। तो ये सही, बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं कि पहले अगर इनकम आ रही है तो पहले निवेश के लिए जो आपने गोल सेट किया है वो निवेश कीजिए, फिर जो बचेगा वो आप खर्च कीजिए। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ जो है वो बताई है, और दिव्या भी बहुत अच्छे से हमें ये समझा के गई कि कैसे जो है आपको सबसे पहले ये बजट में बनाना है कि भाई कितनी आप बचत करना चाहते हैं, यानी कितनी आप सेविंग करना चाहते हैं। उसके बाद जो पैसा बच रहा है उसमें आप अपने खर्चों को एडजस्ट कीजिए। यही एक सबसे बेहतर तरीका है अपने खर्चों को लिमिट करने का। आप इसे गोल्डन रूल मान सकते हैं। लेकिन जब हम घर का बजट बनाते हैं तो सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए आखिरकार निशा जी? क्योंकि ना हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। जब स्टार्ट ही नहीं होगा हमें पता ही नहीं लगेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो हम आगे कहां से बढ़ेंगे। तो आप पहली टिप क्या देंगी तमाम महिलाओं को कि कैसे वो शुरुआत कर सकती हैं? पिछले 2 से 3 महीने में आपने जो खर्च किया है उसका एक लिस्ट बना दीजिए। तो पहला लिस्ट आ गया आपके सामने, फिर उसे बाइफरकेट कीजिए, लिविंग एक्सपेंसेस, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि जीने के लिए कितने पैसे लगेंगे। तो वो जो हेड्स आपने चूज किए, आपने लिस्ट बनाई है कि 20 या 25 टाइप के खर्चे हुए हैं, तो उसका बाइफिकेशन हो जाएगा 3 सेट में। तो सेट जो पहला सेट है वो लिविंग एक्सपेंसेस का है। तो पहले ये खर्चा वाला मिल गया आपको कि कितने आपको पैसे लगते हैं खर्च करने के लिए। और उसके पहले जो, जैसे हमारे कलीग ने हमें बताया था थोड़ी देर पहले, कि पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का प्लान कीजिए। तो अगर मान लीजिए फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी स्टार्ट की है, आपको पता है कि महीने के 20,000 की सिप लगेगी और एक 10,000 रुपया इमरजेंसी कॉर्पस के लिए जाएगा, तो वो पैसा आपको साइड में निकालना ही है। उसके बाद जो बच रहा है ये 3 आप एक्सपेंसेस में अलग बाइफिकेट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा। लेकिन समय थोड़ा देना पड़ेगा, पहले 2 हफ्ते बहुत दिक्कत होगी, बिलीव
लेकिन हमें गिव अप नहीं करना है। कहीं निकलने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए निकलना पड़ेगा, राइट? तो वो शुरुआत करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा। तो लिखो, तो बाइफिकेट करो। लास्ट 2-3 मंथ्स या 2-3 वीक्स का भी अगर एक्सपेंस आप पकड़ के चलोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हमारा एक्चुअल एक्सपेंसेस है और हमें एक्चुअली जरूरत है ये सब खर्च करने की। बिल्कुल, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं सिंपल तरीके से, पिछले 2-3 महीने का अगर आपके पास एक्सपेंस शीट है, कुछ बनी हुई है या कहीं पे भी आपको ध्यान है, या यूपीआई की आप अपनी यूपीआई अगर है। पासबुक ओपन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पे आपने खर्चे किए थे। उन खर्चों को देखकर जो है आप अपना बजट जो है वो बनाना शुरू कर सकती हैं। लेकिन निशा जी, सवाल ये उठता है ना कि जैसे अभी आपने कहा था कि एक फैमिली थी जिनके जोमेटो स्विगी का खर्चा ही जो था वो लगभग 20,000 के आसपास था। हम में से बहुत से लोग जो हैं इस तरह के आजकल खर्चे कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे गैर ज़रूरी खर्चे हैं जो एक फैमिली कम कर सकती है बहुत आसानी से बिना किसी दिक्कत के? स्विगी, जोमेटो, मिंत्रा, amazon, फ्लिपकार्ट, एजॉटे, जो भी आप ऐप्स बोलो, ये ऐप्स को सिर्फ 2 महीनों के लिए फोन से डिलीट कर दो। जीवन ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा। और कैश विड्रॉ कर लीजिए एटीएम से। 1 हफ्ते के लिए सिर्फ यूज करके देखिए कि आप कैश में जी सकते हो कि नहीं। अगर आप टैक्सी से जा रहे हो तो कैश दीजिए। आप अगर कहीं और ट्रैवल कर रहे हो, कहीं खाने के लिए, खाना खाने के लिए बाहर गए, कॉफी के लिए बाहर गए, तो आप कैश दे के देखिए, तो ऑटोमेटिकली आपका खर्चा जो है वो कम हो जाएगा। जब भी आप कहीं बाहर निकलते हो, आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, तो आप लिस्ट बना के निकलो कि हमें ये 10 चीजें लेनी है। ऐसा नहीं कि आप डीमार्ट चले गए या रिलायंस चले गए, जो भी पसंद आ रहा है उससे बास्केट भरते गए, और आप जब घर में लाते हो उसको कभी यूज ही नहीं करते हो। तो स्टिक, अपने बजट को स्टिक करने के लिए, उस वी हैव टू स्टिक टू द बजट। आप उस पर चलने के लिए ये छोटे 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 चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें बड़ी आपको दिखने लगेगी सेविंग्स में इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स। टारगेट रियलिस्टिक होना चाहिए, तो ही आप अचीव कर पाओगे, वरना हम जैसे थे वैसे हो जाएंगे। तो थोड़े दिनों के लिए ये सब एप्स यूज करना बंद कर दीजिए, बजट पे रहिए, स्ट्रिक्ट बजट रखिए। और आई थिंक हम आजकल के, और ऐसे सब करने से 2 फायदे होंगे। पैसे बचेंगे, प्लस आप घर का खाना खाओगे तो हेल्दी भी रहोगे और फिट भी रहोगे। तो यानी कि जो ट्रेडिशनल तरीके थे ना कि ट्रेडिशनल किराने की दुकान पे जाइए, वहाँ से सामान लीजिए, क्योंकि आपने बहुत सही बात की है, डीमार्ट वगैरह कहीं भी किसी भी स्टोर पे हम जाते हैं तो जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो अक्सर आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारे वहाँ पर ऑफर्स दिख जाते हैं कि अच्छा 2 नमकीन खरीदेंगे तो इसके साथ 2 बिस्किट फ्री मिल जाएंगे, चाहे उनकी ज़रूरत हो ना हो, लेकिन हम खरीद लाते हैं आखिरकार, और उससे क्या होता है कि बजट हमारा गड़बड़ाने लग जाता है। तो इसलिए ट्रेडिशनल दुकानों से कुछ टाइम तक शॉपिंग करके देखिए, वहाँ से देखिए अगर जब आप किराना लाएंगे तो जितनी ज़रूरत है उतना ही सामान आएगा। और ऐप्स डिलीट करने में तो मुझे भी लग रहा है कि फ़ायदा ही होगा। मैं भी आज से ये शुरुआत ज़रूर करने वाली हूँ कि एक बार ऐप्स ज़रूर डिलीट करके कुछ समय के लिए देखती हूँ, शायद मेरा भी बजट जो होगा ठीक होने लग जाएगा। लेकिन निशा जी, अगर किसी व्यक्ति का महीने के आखिर में जाकर जो है बजट गड़बड़ाने लग जाता है तो उसे करना क्या चाहिए? पहले तो ऐसा है कि अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन आया है जहां पर आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो, तो आपके पास इमरजेंसी कॉर्पस है, वहां से आप यूज कर सकते हो। या तो कोई इन्वेस्टमेंट आपको तोड़ना पड़ेगा, तो आपके गोल्स वो अचीव नहीं होंगे, वहां पर शॉर्टफॉल आएगा। तो मेरे हिसाब से वो सोच ही मत रखिए कि मैं यहाँ से पैसे ले सकती हूँ, कि यहाँ साइड में निकाले हुए पैसे यूज कर सकती हूँ। कोई भी खर्चा करने के पहले आपको ये पूछना है, डू आई रियली नीड इट? क्या मुझे इसकी जरूरत है? कोई भी चीज हो, घर के लिए सामान खरीद रहे हो, खुद के लिए ले रहे हो, बच्चों के लिए ले रहे हो, या हस्बैंड के लिए ले रहे हो, तो ये बहुत जरूरी है पूछना, डू आई रियली नीड इट? अगर ये जरूरत है तो ही हमें उस पे खर्च करना है, वरना नहीं खर्च करना है। ठीक है, तो जो ज़रूरत है सिर्फ उसी को लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई आपकी गैर ज़रूरी चीज़ है और आप सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि उससे आपके कुछ दिली इच्छाएं पूरी हो रही हैं, तो उसको थोड़ी देर के लिए टालते जाइए। उससे क्या होगा कि आपका बजट जो है वो पटरी पर आ जाएगा। खैर निशा जी, हमारे पास और भी बहुत से हमारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, तो कुछ और सवालों को शामिल कर लेते हैं। दिल्ली से अंजलि रॉय का सवाल आया है, ये जानना चाह रही है कि बच्चों की पढ़ाई और मेडिकल खर्च बढ़ते जा रहे हैं, तो बजट में इन चीज़ों को कैसे शामिल किया जाए?
ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अंजलि। आई एम श्योर जब भी हम इंश्योरेंस प्रीमियम्स पे करते हैं या बच्चों की स्कूल फीस पे करते हैं आजकल, हमें एक हिट लगता है, हमें लगता कि ये बहुत पैसा दे रहे हैं। बट हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशली ये एक नॉन निगोशिएबल एक्सपेंस है, बिकॉज अगर कल उठ के कोई बड़ी बीमारी आती है तो आपके जीवन की सेविंग्स खत्म हो जाएगी। इसलिए जब भी आप इंश्योरेंस प्रीमियम, मान लीजिए आज आपने रिन्यू किया है, से जून स्टार्ट होने वाला है, तो आपने हेल्थ इंश्योरेंस आज प्रीमियम पे किया है, तो अगले साल जब भी आप प्रीमियम पे करोगे, रिन्यूअल तो आने वाला है, तो आपको क्या देखना है, आप आज से हर महीने एक रिकरिंग डिपॉजिट कीजिए या लिक्विड म्यूचुअल फंड में एसआईपी कीजिए। तो उससे क्या होगा, और उस पर आप 10% जोड़ दीजिए, क्योंकि प्रीमियम जो है 8 to 10% जनरली हर साल बढ़ता ही है। इन्फ्लेशन ऐड कर दिया, हेल्थ इन्फ्लेशन ऐड कर दिया, तो आपका प्रीमियम बढ़ना ही है। तो हेल्थ प्रीमियम नेक्स्ट ईयर इतना बड़ा लगेगा, उससे अच्छा आज से छोटा छोटा निवेश कीजिए। अगर मान लीजिए कि एसआईपी नहीं कर पा रहे हो, तो जब भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बचेगा मंथ एंड में, तो वो पैसा आप इंश्योरेंस फंड करके या मेडिकल फंड बोल के वो जमा कीजिए। तो ये आपको दर्द कम देगा जब अगले साल आप रिन्यू करोगे। रही दूसरी बात बच्चों की स्कूल फीस की, तो इसकी दो चीजें हो सकती है। सेम जैसे हमने मेडिकल फंड की बात की, वैसे आप हर स्कूल्स भी आपको काफी ऑप्शंस देते हैं स्कूल फीस पे करने के, राइट। तो जो महीनों में आपका कैश फ्लो मैनेजमेंट बेटर है, जब त्योहार नहीं है या बर्थडे एनिवर्सरीज नहीं आती है, उस महीने में आप ज्यादा बचत कर सकते हो। तो उस महीने में आप एजुकेशन फंड के लिए भी एक्स्ट्रा पैसा साइड में निकालिए। तो जब भी ये फीस, और स्कूल भी आपको जनरली एक रोड मैप देता है कि इनकी स्कूल फीस कैसे हर साल बढ़ेगी, तो वो परसेंटेज जनरली डिफाइंड होता है, स्कूल उसको क्रॉस नहीं करता है। तो आप बिल्कुल ये स्कूल फीस वाला पार्ट भी जो है एजुकेशन फंड के थ्रू आप बिल्टअप कर सकते हैं। बच गया तो बहुत अच्छा है, उसके कॉलेज में काम आ जाएगा, लेकिन शुरुआत करने के लिए छोटा छोटा आप निवेश बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे निवेश के साथ जो है आप अपने बच्चों के एजुकेशन से जुड़ी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन बस शुरुआत करिए तो सही। जब आप शुरुआत करेंगे तो आगे अपने आप जो है वो और सेविंग्स होती जाएंगी, क्योंकि आपको पता लगता जाएगा कि कैसे जो है आपको सेविंग्स करनी है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मैं हमेशा कहती हूँ बूंद बूंद सागर बनता है। तो अगर आपको सागर भरना है तो उसके लिए बस आपको शुरुआत जो है वो करनी पड़ेगी। खैर, अगला सवाल जयपुर से मंजू देवी का है। ये कह रही है कि घर की ज़रूरतों और अपनी पर्सनल सेविंग्स के बीच में कैसे संतुलन बनाऊं। तो निशा जी, यहाँ पे क्या होता है कि हमेशा महिलाएं ये सोचती हैं कि मेरी एक पर्सनल सेविंग भी रहे, ताकि वो कभी भी उनके साथ भी कोई इमरजेंसी हो तो उसमें भी काम आ जाए। लेकिन घर की ज़रूरतें देख के हमें हमेशा लगता है कि चलिए मैं अपनी पर्सनल सेविंग से थोड़ा पैसा निकाल देती हूँ। तो ऐसे में संतुलन जो है वो कैसे बनाया जा सकता है? मंजू जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि जब भी हम सबकी सैलरीज करते हैं, कि जो हमारे घर पे काम करते हैं, सफाई करते हैं या गाड़ी साफ करते हैं या जो भी आपको डोमेस्टिक हेल्प आता है, उन सबको आप सैलरीज देते हो, राइट। तो या न्यूज़पेपर का बिल भर रहे हैं, जो भी बिल्स हम भर रहे हैं। लेकिन जब भी हम ये कर रहे हैं, आपको एक परसेंटेज अपने खुद के लिए भी साइड में निकालना है और उसे निवेश करना है। इसे ऑप्शनल मत बनाइए, इसे मैंडेटरी बनाइए, जिससे कि आप ये प्लान में, जब भी आप ये प्लान कर रहे हो अपना बजट, तो वो आपको फिर दर्द नहीं देगा। मुझे पता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, छोटे अमाउंट से चालू कीजिए, 2% 3% से स्टार्ट कीजिए, बट इवेंचुअली जो है ये यू हैव टू ट्रीट योर सेल्फ। जब मैंने जॉब छोड़ के अपनी खुद की बिजनेस स्टार्ट करी थी, तो मुझे भी एक था कि मेरा ही बिजनेस है, मैं सैलरी कैसे ले सकती हूँ कि नहीं। तो जब भी हम अर्न करते हैं तो उसमें से एक पोर्शन मुझे भी एक पर्सनल सैलरी आती है मेरी ज़रूरतों के लिए। तो जब भी आप हाउसवाइफ्स हो तो आपको भी अपने आप को एक पर्सनल सेविंग आपकी खुद की होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक पर्सनल सेविंग अलग से रहे। क्योंकि अल्टीमेटली आप भी काम ही कर रही हैं, चाहे आप एक होम मेकर ही क्यों ना हो। खैर, अगला सवाल पुणे से प्रियंका यादव का है। ये कह रही हैं कि अगर कोई इमरजेंसी फंड नहीं है और अचानक से कोई खर्च आ जाए तो ऐसे में क्या करना चाहिए? प्रियंका, एक कॉन्सेप्ट में बताना चाहूंगी। अगर आप ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं, तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड लैस, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। तो अगर आपके एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हैं या म्यूचुअल फंड्स है, तो उसके अगेंस्ट आपको विद इन 4 आवर्स
इंस्टेंट लोन मिल सकती है। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आप बिल्कुल उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो, जिससे कि आपका इमरजेंसी कॉर्पस, आपको हेल्प तो मिल जाएगी तुरंत, लेकिन उसे पे ऑफ भी करना पड़ेगा इवेंचुअली। बट ये एक इजीएस्ट तरीका है, तुरंत ये पैसा मिल जाए आपको, आपके निवेश के थ्रू। आपको निवेश तोड़ के वापस बाहर आने के लिए उसको 3 से 4 दिन लगेंगे। उस जगह पर आप लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज कर लोगे तो आपका फायदा है, क्योंकि 2 फायदे हैं। एक तो है आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका कंपाउंडिंग नहीं टूटेगा। वो अगर 14% से ग्रो हो रहा है तो आपको वहां पर भी उसकी हिट नहीं आएगी। अगर आप एग्जिट कर दोगे तो जीरो ही हो जाएगा। लेकिन जब भी आप इसे लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज करते हो तो आपको इंस्टेंट हेल्प भी मिल जाती है, आपका कंपाउंडिंग भी नहीं टूटता है, और पता है कि ये पैसा जो अभी खर्च हो रहा है इमरजेंसी में वो कहीं ना कहीं से वापस आने वाला है, तो उस केस में लैस बिल्कुल कर सकते हैं। और रही दूसरी बात, इवन गोल्ड, अगर आप लोग, हम महिला है राइट, हमें हमेशा ही लगता है कि गोल्ड में निवेश करना जरूरी है। तो गोल्ड जब खरीद रहे हैं तो आप उसे डिजिटल फॉर्मेट में कीजिए। तो गोल्ड आप बेच भी सकते हो डिजिटल फॉर्मेट वाला तुरंत, राइट। तो वो भी आपको 2 से 3 दिन में पैसा वापस देता है। तो हम जो गोल्ड कॉइन या गिनी कहते हैं, या जो भी फॉर्मेट में हम गोल्ड लेते हैं, उस जगह पर आप डिजिटल गोल्ड लीजिए तो आप तुरंत बेच के आपको पैसे भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो डिजिटल गोल्ड जो है एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इमरजेंसी में कहीं ना कहीं आपके काम आ सकता है। और इसके अलावा जो है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़, जैसे अगर आपके म्यूचुअल फंड्स हैं या स्टॉक्स हैं, उनके अगेंस्ट भी आपको लोन जो है वो जल्दी मिल सकता है, जो कि इमरजेंसी में काम आ सकता है। तो खैर निशा जी, अब आपसे आखिर में मैं एक चीज़ समझना चाहूँगी। हम चूँकि बजट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सी ऐसी महिलाएं भी हमारा शो देख रही हैं जिनके घर में सिंगल इनकम आती है, यानी कि हो सकता है कि उनके हस्बैंड काम कर रहे हो, या कई ऐसी सिंगल मदर्स भी हो सकती हैं जो अकेली ही अपना घर जो है आगे चला रही होंगी। तो क्या सिर्फ बजट जो है उनके लिए बनाना ज़रूरी हो जाता है जिनके घर में डबल इनकम हो, या सिंगल इनकम वाले परिवार में भी बजट बनाना ज़रूरी हो जाता है? और इसके अलावा कोई ऐसे बजटिंग टूल्स या एप्स हैं जो महिलाओं के लिए मददगार साबित हो सकते हैं? So, पल्लवी, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। बजट सबके लिए जरूरी है, वरना हमें पता ही नहीं चलेगा कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। तो बजट इज फॉर एवरी, सिंगल इनकम, डबल इनकम, ट्रिपल इनकम ऑल्सो, सबके लिए जरूरी है। लिखना जरूरी है तो आपको पता चलेगा कि हिसाब किताब के आ रहा है और जा रहा है, कहाँ जा रहा है, राइट। तीसरी बात, जब भी हम ये बजट के टूल्स की बात करते हैं, आई थिंक बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन है, बट जब भी आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हो तो हमें ध्यान रखना है कि वो हमारा कितना डेटा एक्सेस करेगा। तो मैं जनरली फॉर नहीं होती हूँ कि आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन यूज कीजिए, बिकॉज अनवांटेड एप्स भी डाउनलोड हो जाते हैं, हमारा डेटा कोई यूज भी कर सकता है। तो मैं कहूंगी कि ट्रेडिशनल फॉर्म में दो चीजें हैं। गूगल शीट, अगर आप और अपने हस्बैंड या आप और अपने पार्टनर हो, और तो आप एक गूगल शीट बना दीजिए, दोनों के बीच में शेयर हो जाएगी और दोनों वहां पर लिख सकते हैं कि क्या स्पेंड किया, कहाँ स्पेंड किया। तो वो एक ऑप्शन है। दूसरा है एक्सेल में डेफिनेटली मेंटेन कर सकते हैं, दैट विल आल्सो गिव यू लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। और ट्रेडिशनल फॉर्मेट तो है ही कि आप लिखिए, डायरी में लिखिए, तो आपको पता चलेगा कि कितना है कितना नहीं है। और एक चीज मैं कहूंगी सबको कि जब भी हम बजट के में बात करते हैं कि बजटिंग की बात होती है, तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में बिलीव नहीं करना चाहिए कि आज ही खरीद लो, आज ही उसके मजे ले लो। नहीं, हमें डीलेड ग्रेटिफिकेशन में बिलीव करना बहुत जरूरी है। जितना आप डीलेड ग्रेटिफिकेशन में बिलीव करोगे उतना आपके ही फाइनेंशियल जर्नी सिंपल होगी और इजी होगी। मैं और सिंप्लीफाई करूंगी कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या होता है, कि जब भी मान लीजिए आप बाजार में गए और उसमें लगा है कि मुझे आज ही ये फोन खरीदना है, मैं उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर लूंगी, बाय नाउ पे लेटर, या ईएमआई में कन्वर्ट कर लूंगी, जीरो इंटरेस्ट ईएमआई और ये सब। तो उस पल आपने लेके वो खुशी मना ली, फोन यूज करने लगे। लेकिन उसी जगह पर अगर आप अगले 6 महीने सेम अमाउंट निवेश करोगे या अपने अकाउंट में ही बचाओगे और 7th मंथ में जाके लोगे, तो इसे कहते हैं डीलेड ग्रेटिफिकेशन। वो जो खुशी मिलेगी वो अलग मिलेगी, क्योंकि आपने लाइबिलिटी क्रिएट नहीं की है और ना ही आपने अपने फाइनेंसेस पे प्रेशर डाला। आपने एक बजट क्रिएट किया, गोल को सेट किया और उसके जर्नी में आपने उसको एंजॉय किया कि 7th मंथ में मैं खरीदूंगी उसे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डीलेड ग्रेटिफिकेशन फाइनेंशियल जर्नी में बहुत हेल्प करता है।
बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ जो है आज हमारे दर्शकों को समझाई है, डिलेड ग्रैटिफिकेशन क्यों? क्योंकि अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, हम शॉपिंग करने जाते हैं, कोई चीज़ एकदम पसंद आ जाती है, खरीद लाते हैं तुरंत क्योंकि पसंद आ गई, आँखों को बहुत भा गई, लेकिन घर आकर हमें लगता है कि काश मैंने ये खरीदा ना होता। क्यों? क्योंकि इससे मेरे बजट पे हिट आता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप एकदम देखते ही जो है बहुत ज़्यादा आप एक वो उत्साहित हो जाते हैं कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, तो उसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक बार घर जाइए, घर जाकर आराम से बैठिए, सोचिए कि भाई मुझे वाकई इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर अच्छा हुआ कि आप नहीं खरीद के आए। अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है तो थोड़ा सा, जैसा कि निशा जी ने बताया है, आराम से उसका एक टारगेट बनाइए, उसका लक्ष्य बनाइए, उसके लिए सेविंग कीजिए और उसके बाद जब आप खरीदेंगे ना तो आप टेंशन फ्री होकर उस चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया निशा जी आपका। आपके साथ आज के डिस्कशन में बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज हमारे जितनी भी महिला दर्शक हैं उनको ये समझ आ गया है कि बजट उन्हें कैसे बनाना है, कैसे उनको अपने बजट में बनाते हुए जो है चीज़ों को कैटेगराइज करना है कि कौन से ज़रूरी खर्चे हैं, कौन से गैर ज़रूरी खर्चे हैं और कैसे जो है उनको बचत करनी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया निशा जी। थैंक यू पल्लवी। थैंक यू वेरी मच। तो आज जो आपके लिए ये हमने डिस्कशन की है ना, ये सिर्फ एक डिस्कशन भर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आज से ही आपको इम्प्लीमेंट करनी है अपने घर में। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि घर का बजट बनाना जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है, बस ज़रूरत क्या है, प्लानिंग करने की और थोड़े से डिसिप्लिन के। महिलाएं चाहे होम मेकर हो या फिर वर्किंग हो, बजट बनाकर अपने घर को फिनेंशियली सिक्योर कर सकती हैं। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे शक्ति की समृद्धि में। तब तक याद रखिए, फिनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी बजट से ही होकर गुजरती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए।